हाँ तो भाई प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है कुशल राज मिश्रा और मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए सिलेक्शन एक्सप्रेस का दूसरा डब्बा, जिसको अपन क्या कह रहे हैं बेटा, अपन कह सकते हैं दूसरा स्टेशन है ना। अपनी एक्सप्रेस निकल चुकी है। मूल कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर उसके अच्छे से कर चुके हैं, पीवाई क्यूज भी हम लोग कर चुके हैं 2025 तक के। और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं बेटा अपना दूसरा स्टेशन, जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो देवी और सज्जनों, ये ट्रेन फटाफट से जल्दी से कौन से जंक्शन पे पहुंच गई है? एटॉमिक स्ट्रक्चर के जंक्शन पे पहुंच गई है परमाणु संरचना के पे। तो शुरू करें, चलिए। तो आपका स्वागत है बेटा IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम के इस चैनल पर, जहां पर हमारा एक कोर्स चल रहा है, इसका नाम है JEE सिलेक्शन एक्सप्रेस। शाम की बज रही है 5 और आप लोग और मैं दोनों के दोनों आ चुके हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मतलब मैं कर रहा हूं आपके कंसेप्ट को क्लियर, आप उन्हें करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को चालू करेंगे। हाँ या ना? पक्का? शुरू करें, आ जाओ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है पुराने वाली सीरीज से। क्यों है? मुझे थोड़ा थोड़ा आपको कंसेप्ट, मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे, है ना। जैसा कि कल वाले क्लास में बच्चों मेरे को बार बार कह रहे थे सर थ्योरी थ्योरी थ्योरी, तो थ्योरी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो फिर हम उसको उतना लंबा नहीं खींचेंगे। ये भी इस चीज को यहाँ पर हम ध्यान रख करके चलेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर परमाणु संरचना से। तो परमाणु सबसे पहले वो चीज है बेटा, देखो तुम्हारे लिख करके भी तैयार रख रखा है, सोचो कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, है ना। आ जाओ। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो कि स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में नहीं रह सकती, उसको क्या कहते हैं बेटा? परमाणु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा जी? परमाणु कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा सुनो, परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला है बेटा इलेक्ट्रॉन, फिर है मेरे पास प्रोटॉन और फिर है मेरे पास न्यूट्रॉन, जो कि मेरे पास होता है उदासीन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वह ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन को E- से, बीटा- से या 1e0 से भी प्रदर्शित किया जाता है। ढूंढने वाले इनको जो आइटम है उनका क्या नाम है बेटा? जे थॉमसन। ढूंढने वाले व्यक्ति का क्या नाम है बेटा जी? जे थॉमसन उनका नाम है। अच्छा, बीटा माइनस का मतलब क्या है? तो बीटा माइनस को बोलते हैं नेगाट्रॉन, और एक कण और होता है बेटा बीटा प्लस, इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के अंदर आवेश तो होता है इलेक्ट्रॉन का उल्टा, यानी पॉजिटिव धनावेश होता है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन को लिख सकते हैं बेटा P+ या 1p1। ढूंढने वाले व्यक्ति का नाम E गोल्डस्टीन, अर्नस्ट गोल्डस्टीन, ठीक है। न्यूट्रॉन को लिख सकते हैं N या फिर 0N1, ठीक है साहब। ढूंढने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स चैडविक। ये सब के सब इनके खोज करता है बेटा, सबके सब क्या है? इनके खोज करता है। ध्यान रखने वाली चीज, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन को कैथोड किरण परीक्षण एवं एनोड किरण परीक्षण के द्वारा खोजा गया। ये चीज आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखेंगे, कैथोड किरणें, ठीक है ना, गैस एवं कैथोड की प्लेट की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। यहां से नीट में पहले क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लिख दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं पहले कभी AIEEE में भी यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, ठीक है ना। ट्रिपल के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है उसमें ये दिख रहा है कि एक क्वेश्चन JEE मेन 2024 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन नीट 2024 में भी आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग प्रकार से आया हुआ है, लेकिन सेम क्वेश्चन है, ठीक है साहब। एनोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है साहब। कैथोड किरणों को ही E/m विशिष्ट आवेश के द्वारा इलेक्ट्रॉन कहा गया, और ये E/m को निकालने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है भैया जे थॉमसन। क्या नाम भैया उनका? जे थॉमसन उनका नाम है, ठीक है साहब। सबसे हल्की एनोड किरण को प्रोटॉन कहा गया। H+ की एनोड किरण को क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। निकाला किससे? वही E/m से ही निकाला गया। यह भी किससे पता चला? E/m से पता चला, ठीक है साहब। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होने के कारण काफी समय के बाद खोजा गया। हीलियम के नाभिक को, इसके हीलियम का नाभिक जो होता है उसे कहा गया बेटा जी क्या? अल्फा कण। अल्फा कण की बमबारी कराई गई किस पे? बेरिलियम के परमाणु पर या बेरिलियम के नाभिक के ऊपर। तो हमें मिला वहां से कार्बन, और एक हमें उदासीन कण, परमाणु नहीं कहूंगा सॉरी, एक उदासीन कण हमें और मिला जो कि न्यूट्रॉन था, जिसकी खोजी लगभग 1932 में। अगर आपसे पूछा जाए सर सीक्वेंस क्या था, तो सबसे पहले आपके पास ढूंढा गया बेटा प्रोटॉन, फिर उसके बाद ढूंढा गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ढूंढा गया आपके पास न्यूट्रॉन, ठीक है। और बोर मॉडल के आने तक भी न्यूट्रॉन नहीं ढूंढा गया था, ये चीज ध्यान रखना। न्यूट्रॉन की खोज के बहुत मेजर असर बाद में देखने को मिले, ठीक है साहब। चलिए, अब हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आवेश, द्रव्यमान और E/m। डायरेक्टली याद रख सकते हैं, बढ़िया सी टेबल बना के तैयार कर रखी है तुम्हारे पास, ठीक है ना। नीट के तो PYQ यहां से आते ही आते हैं, फिर से बता देता हूं, AIEEE, JEE मेन, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। ध्यान देंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है बेटा इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है -1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अगर कूलाम में लिखूं, ईएसयू में लिखूं तो बेटा माइनस का 4.8 गुणा 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, या फिर -1 इकाई आवेश, ठीक है साहब। प्रोटॉन में बात करूं तो यही आवेश प्लस में हो जाएंगे 1.602 10⁻⁻19 कूलाम, 4.8 गुणा 10⁻10 ईएसयू और +1 इकाई आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन है बेटा, शून्य आवेश है, ठीक है। अब सुनो, द्रव्यमान देखूं तो 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, याद होने चाहिए ये, ध्यान रखना, ठीक है साहब। एएमयू में देखो तो 0.000548 एएमयू, इसका देखो तो 1.672, इसका है 1.675 गुणा 10⁻27 गुणा 10⁻27 केजी में किलोग्राम में। यहां मान देखो तो 1.000752 एएमयू होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के केस में थोड़ा सा बढ़ करके 1.00082 एएमयू हो जाता है बेटा, ठीक है। चलिए E/m की बात करूं तो E/m का कई बार आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है बेटा, कि क्रम बताइए E/m का क्रम क्या होगा, ठीक है साहब। तो E/m जो है इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना। न्यूट्रॉन के लिए सबसे कम होता है, 0 से शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन तक जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका होता है 1.76 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति केजी, इसका होता है 9.58 गुणा 10⁻7 कूलाम प्रति केजी, और न्यूट्रॉन का होता है 0, क्योंकि द्रव्यमान भले कितना भी हो लेकिन आवेश 0 है। E/m का मतलब क्या है, आवेश बटे द्रव्यमान। E/m का क्या मतलब है, आवेश बटे द्रव्यमान। E/m आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए प्यारे बालकों, अगर नहीं आता है तो फटाफट से इस लिस्ट में से देख करके जरूर से याद कर लेना। नोट्स, डीएसए, डीपीपी, कुछ भी चाहिए, पीवाईक्यू, सीवाईक्यू, सारी चीजें ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, जरूर से देख लेनी है, ठीक है ना। ये लेक्चर भी आपको वहीं देख रहे हैं आप, सारी चीजें आपको वहीं पर नजर आ रही है, ठीक है साहब। आइए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सबसे पहली चीज, क्योंकि परमाणु संरचना पढ़ रहे तो शुरुआत कहां से हुई, डाल्टन साहब ने करी। डाल्टन साहब ने बोला द्रव्य छोटे एवं अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। सबसे पहली बात, बहुत अच्छी बात है। समान तत्व के समान परमाणु होंगे, विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु होंगे, ठीक है। हमें भी पता है सर, इसमें आप क्या बता रहे हो नया। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु का पुनर्विन्यास होता है, ध्यान रखना, परमाणु आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक। परमाणु ना बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। सीमाएं क्या क्या हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि द्रव्य को, मतलब द्रव्य का वह सबसे छोटा कण जिसे और ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण। तो हमने बाद में इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ दिया, पहली कमी। दूसरा, समान तत्वों के समान परमाणु, यहां पर गड़बड़ हो गई जब समस्थानिकों की बात हुई। इनकी बात हुई बेटा, समस्थानिकों की बात हुई तो गड़बड़ हो गया। दूसरा, समभारिक, जिनके भार समान हो गए, अब क्या करें, ठीक है साहब, परमाणु तो अलग अलग है लेकिन भार तो समान हो गए। और उपपरमाणविक कणों की व्याख्या नहीं करता है, ये वाला जो आपका सिद्धांत है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है, ये बात हमें बिल्कुल सही लगी, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु ना बनाया जा सकता, ना ही मिटाया जा सकता है। देखो जरा पीछे वाले रिएक्शन में मैंने परमाणु को मिटा भी दिया और परमाणु बना भी दिया, तो हम ये काम कर सकते हैं। ये सामान्यतः डाल्टन का नियम है और एक डाल्टन की सीमा है, खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना सही पढ़ना है इसे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, सुनो क्या था क्या नहीं था। परमाणु मॉडल में कहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई कैथोड किरण परीक्षण के द्वारा, ठीक है साहब। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, बिल्कुल सीधे सिंपल शब्दों के अंदर, सरल शब्दों के अंदर आपके पास ये जो है थॉमसन का मॉडल आपको यहाँ पे समझाया गया। अब क्या कहा गया भैया, ये पूरा एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे हुए हैं एकदम, ठीक है साहब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई इन्होंने, कि कुल धनावेश जो है वह कुल ऋणावेश के बराबर होता है, यानी परमाणु सदैव उदासीन होता है। अगर डाल्टन साहब ने ये बात नहीं बताई, सॉरी थॉमसन साहब ने ये बात नहीं बताई होती, तो भैया आज के समय पर हम फिर यही सोच रहे होते कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं या इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, ये कभी प्लस में भाग जा रहा है कभी माइनस में भाग जा रहा है। हालांकि आज जाके तो पता लग ही जाता, लेकिन उस समय के हिसाब से इतना अच्छा एक प्रेडिक्शन देना, इतनी अच्छी एक सीमा देना है, सीमा नहीं बोल रहे, इतना अच्छा एक पॉइंट देना, एक बिंदु देना जिस पर कि आगे के सारे मॉडल डिपेंडेंट हो सके, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी बेटा। इलेक्ट्रॉन चलायमान है, इसकी सीमा है, हमें मालूम है। इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं होता, हमेशा घूमता रहता है ना, कक्षकों में चक्कर मारता रहता है। परमाणु धनावेशित गोला नहीं है भैया, परमाणु धनावेशित गोला नहीं है। परमाणु इनफैक्ट खाली होता है पूरा। रदरफोर्ड का मॉडल हमें यही बताता है। तो रदरफोर्ड मॉडल में देखो मैंने केवल और केवल एक पेज के अंदर पूरा रदरफोर्ड का मॉडल समेट के रख दिया तुम्हारे लिए। कैसे? स्वर्ण पत्र परीक्षण से नाभिक की खोज करी गई, जिसमें उन्होंने मेन चीजें क्या बताई। एक तो बताई परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के परास की होती है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के परास की। नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1 फर्मीमीटर या फेम्टोमीटर के परास की होती है बेटा। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बताए गए वो ये दोनों रिजल्ट बताए गए। यदि मैं कहूं कि नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध है, तो बेटा परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की 1,00,000 गुना होती है और परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन का 10⁻15 गुना होता है। ठीक है साहब, बहुत सुंदर बात है। नाभिकीय मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि परमाणु में 99% रिक्त स्थान है।
कितना 99% रिक्त स्थान है। इसके मध्य में एक भारी धनावेशित केंद्र है जिसे नाभिक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? नाभिक कहा जाता है। यहां पर मैं तुम्हारे लिए एक चीज और ऐड कर रहा हूं, इसको आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी नाभिक की त्रिज्या निकालनी हो तो हम लोग लिखते हैं 1.33 गुणा 10 की घात -15 इंटू a की घात 1/3। और a लास्ट कक्षा में मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। a जो है वो लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, ठीक है साहब। a मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूं, द्रव्यमान संख्या को ही हम a कहते हैं बेटा। तो ये आपका इसमें थर्ड पॉइंट और हो गया है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है। चलिए, तो यहां पर जो सीमा है वह क्या है? परमाणु के स्थायित्व की कोई व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह एक परमाणु है तो ये जो है बीच में धनावेशित केंद्र है, ये है इसका नाभिकीय भाग। ये क्या है बेटा? नाभिकीय भाग। और ये जो पूरा इसके अलावा नजर आ रहा है ये है अतिरिक्त नाभिकीय भाग, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? चक्कर मारते हैं, ठीक है साहब। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि मैक्सवेल साहब ने यह कहा कि अगर कोई भी आवेशित कण कहीं भी दौड़ लगा रहा है तो वह प्रत्येक एक चक्कर के साथ अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, अपनी ऊर्जा की हानि करेगा। और हानि करेगा अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन के केस में है, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन के केस में है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है वो अल्टीमेटली जाके किस में गिर जाएगा बेटा? नाभिक में गिर जाएगा। जबकि परमाणु में ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड साहब जो है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगला है बोर मॉडल। अब बोर मॉडल से तो तुमको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। कितने? कम से कम 2 सवाल तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है, ठीक है साहब। 2 सवाल यहां से देखने को मिलते हैं। कहां से देखने को मिलते हैं? तो भैया यहां से जो सवाल देखने को मिलते हैं वो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से। अगर तुमको फॉर्मूला ढंग से नहीं आते तो तुम भूल जाओ कि तुम कुछ भी ढंग से कर पाओगे। बोर मॉडल के तो फॉर्मूला रट लो ढंग से, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए, इस बार दिखाऊंगा तुम्हें अभी। सबसे पहला स्थिर वैद्युतिकी बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि Q1 Q2 अपॉन r² मॉड के अंदर, क्योंकि फोर्स या बल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अभिकेंद्रीय बल होता है बेटा mv² अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोणीय संवेग होता है m ओमेगा, जिसे लिखा जाता है mvr। इसके अलावा आपको त्रिज्या का सूत्र पता होना चाहिए 0.529 गुणा n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। एनर्जी है ना, एनर्जी यानी कि ऊर्जा का, किसी भी एक n कक्षक के ऊर्जा का आपको सूत्र पता होना चाहिए -2.18 गुणा 10⁻⁻18 z² अपॉन n² जूल प्रति एटम प्रति परमाणु, ठीक है साहब। मेनली कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? तो ये वाला इस्तेमाल होता है। जब तक जूल नहीं कहा जाए तब तक ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। कई बार आपको इसमें घात 10⁻19 भी मिल सकती है, तो अब क्या ध्यान रखेंगे? फिर ये माइनस का 21.8 गुणा 10⁻18 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 10⁻18 हो जाएगा बेटा जी, सही है। ईवी में लिखूंगा तो -13.6 गुणा z² अपॉन n² ईवी प्रति परमाणु। किलो कैलोरी प्रति मोल में लिख दूंगा तो हो जाएगा 313.6 गुणा z² अपॉन n²। इसके अंदर किलो कैलोरी प्रति मोल के अंदर। यहां पर देखो तुम कोई भी गुणा में घात नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोल के अंदर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है साहब। अगला है मेरे पास, अगर मैं कभी क्या निकालना चाहूं? इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना चाहूं इलेक्ट्रॉन का, तो 2.18 गुणा 10⁻8 इंटू z/n। अब ये z/n z² अपॉन n² अपॉन z, ये तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। बोर के मॉडल का सबसे पहला सूत्र क्या कहता है भैया? कि इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित होता है। अब तू सोच क्या हो कि अगर मेरा हाथ एक ये है और एक ये है, मैं दोनों तरफ समान बल लगाकर इसको खींचूं इस तरीके से, तो मेरे देख असल में इस वाले हाथ पे बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भले मैं दोनों तरफ से समान बल लगा रहा हूं। जब मैं दोनों तरफ से समान बल लगाऊंगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? 0। ये अंगूठे हिला के बता रहा हूं ताकि तुम्हें देख सके, बहुत आसानी से मैं ये काम कर पा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो जैकेट पहन रहे कि तुम्हें दिखता है यहाँ पर एकदम बढ़िया कि लगता हो कि हाँ सर दम तो लगा रहे हैं इसके अंदर, ये देखो, ठीक है ना। तो ये देखो कोई बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है मेरे, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जो है, कुल बल जो है वो 0 हो गया यहाँ पर। नेट फोर्स 0 हो गया क्योंकि एक इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाऊंगा, समान बल लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है ये, ठीक है साहब। अब सुनना मेरी बात को, तो इसका मतलब जब दोनों तरफ के बल आपस में बराबर हो गए तो इलेक्ट्रॉन जो है, मैक्सवेल साहब कह रहे थे कि घूमता घूमता नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तुमने कभी वो देखा क्या? एक धागे में पत्थर बांध के यूं यूं घुमा तो बाहर जाता है वो। तो इलेक्ट्रॉन तो असल में बाहर जाना चाहता है, लेकिन नाभिक अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों तरफ बैलेंस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर घूम रहा है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहा है, जब तक कि वह अपने कक्षक में दौड़ लगा रहा है। जब तक कि वह अपने ट्रैक पे दौड़ रहा है ना, तब तक तो वो भैया किसी भी तरीके का क्या नहीं कर रहा है? फटाफट बोल दे, क्या नहीं कर रहा है? ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन कर रहा है, ना ही
अवशोषण कर रहा है बेटा, ठीक है। अगला होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षकों में चक्कर मारता है जिनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांकी फलन होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि हाँ पूर्णांकी फलन होता है, उन्हीं में चक्कर मार सकता है। जहां पे n का मान है 1 2 3 4, इसको कहते हैं कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, जिसे बोर भाई साहब नहीं समझा पाए थे, सुन लो, जिसे बोर नहीं समझा पाया था बेटा, ठीक साहब। अगला है कि यदि मान लो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चला जाए, दूसरे से पहले में आ जाए, तीसरे से पांचवें में चला जाए, पांचवें से चौथे में कूद जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऊर्जा के अंदर जो बदलाव है वह निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। डेल्टा ई बराबर माइनस का 13.6 गुना जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। हो सकता है आपने ये सूत्र पढ़ रखा हो और मेरे पास कमेंट आए सर आपने तो माइनस गलत लगा दिया, तो गधो मेरी बात सुन लेना, मैंने ऑलरेडी आगे माइनस लगा रखा है। जैसे मैं इसको अंदर गुणा करूंगा ये हो जाएगा 13.6 गुना जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। प्लस में अगर करूंगा तो माइनस में रखूंगा तो 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। अब आप देखोगे मैंने इसको ईवी में ही निकाला है, क्यों? क्योंकि आपको अक्सर सवाल जो है वो ईवी में ही देखने को मिलता है, सही है। मेनली ये फॉर्मूला स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल होगा, इसमें इस्तेमाल होगा स्पेक्ट्रम में। आइए तो भैया इसके बाद आता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जो कि क्या कहता है कि भैया ऊर्जा जो है वह बंडलों में आती है, छोटे छोटे पैकेटों में आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? फोटोन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? E बराबर एच न्यू बराबर एच अपॉन लैम्डा बराबर एच न्यू बार, ठीक है साहब। जिसको बाद में बदल के किसमें बदल सकते हैं? 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम के अंदर, या फिर 1240 बटा लैम्डा नैनोमीटर के अंदर। इस बार नैनोमीटर वाले सवाल आपको देखने को मिले हैं जेई मेन के अंदर। जेई मेन 2025 में ऐसे सवाल देखने को मिले हैं, डिस्कस करेंगे, है ना। यहां पर न्यू क्या है बेटा? तरंग की आवृत्ति। सी क्या है? प्रकाश का वेग। तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गया, तरंग संख्या न्यू बार हो गया, फोटोन की ऊर्जा क्या हो गई बेटा? ई हो गई। सिमिलरली अभी एक और चीज देखेंगे कि अगर n फोटोन हो तब क्या करना है? तो तब लिख देना NHc अपॉन लैम्डा। तब क्या लिख देना बेटा? NHc अपॉन लैम्डा, ठीक है साहब। चलो अब यहां पर जैसे एक वेव बनी हुई है, एक तरंग बनी हुई है, तो इसका जो सबसे उच्चिष्ट बिंदु है इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ, सबसे नीचे वाले को। यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको मेनली ध्यान रखने हैं, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा और न्यू बराबर 1 अपॉन लैम्डा, यानी न्यू बराबर सी न्यू बार भी कहा जा सकता है। तरंग संख्या से गुणा कर दो प्रकाश के वेग को, तुम्हारी आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है साहब। अच्छा, इससे एक सवाल, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं कि भाई यहां से लेके जो यहाँ तक की दूरी है ना वो लैम्डा है, तो ये 4 भागों में बटी हुई है। ये वाला भाग है मेरा क्या? लैम्डा बटा 4। यहां से लेके यहां तक का जो भाग है मेरा, यहां से लेके यहां तक का ये भाग है मेरा लैम्डा बटा 4। इसको मैं अलग पेन से लिखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा शायद, है ना। यहां से लेके यहां तक का भाग है लैम्डा बटा 4, यहां से लेके यहां तक का भाग है लैम्डा बटा 4, और यहां से लेके यहां तक का भाग है बेटा लैम्डा बटा 4। अब ये चारों मिलकर के एक लैम्डा बनाते हैं। तो मैं ध्यान है ऐसा एक क्वेश्चन मैंने जब मैं मैराथन करा रहा था तब मैंने कराया था, और आज भी कराऊंगा सेम क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यूज भी तो कराने हैं भाई, सही है ना। तो ये क्वेश्चन आपके वहां पे इस्तेमाल होगा, ये पॉइंट आपके वहां पर इस्तेमाल होगा, ठीक है साहब। चलो, यदि शक्ति दी हुई हो, क्या दी हुई हो? शक्ति। तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा ऊर्जा बटा समय। ऊर्जा प्लांक ने दी है NHc अपॉन लैम्डा, सही है। तो मैंने लिख दिया NHc अपॉन लैम्डा, बटे में लगा दिया T, क्योंकि समय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रकाश विद्युत प्रभाव का कोई भी सवाल जिंदगी में देखने को मिल जाए, केवल ये एक फॉर्मूला याद रखना है, E बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसमें E होती है बेटा कुल ऊर्जा, 5 है आपका कार्यफलन या दहली ऊर्जा या निम्नतम ऊर्जा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपके पास गतिज ऊर्जा, ये तो जानते हो। फॉर्मूला लगाओ, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट। अब न्यू नॉट जो होता है वह न्यूनतम आवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तो जानते हो ना, कहीं ऐसा बोले पता नहीं सर क्या होता है, तो सुन ले, समझा देता हूं। यदि किसी धातु की सतह पर कोई फोटोन आके हमला कर दे और वहां से तुरंत इलेक्ट्रॉन भाग जाए, इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। भागने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस आधा mv स्क्वायर। एच न्यू नॉट को एच न्यू एक तरफ ले आओ, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर आधा mv स्क्वायर, ठीक है। अब सुनना, एच सी ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट बराबर आधा mv स्क्वायर। सेम फॉर्मूला एक जेई के क्वेश्चन में इस्तेमाल करके तुमको दिखाऊंगा, एज इट इज दिखाऊंगा इसको, कि देख बेटा मैंने बताया था, ये आया है, ठीक है। न्यू नॉट है यहाँ पर दहली आवृत्ति, लैम्डा नॉट है दहली तरंग दैर्ध्य, फाई है हमारा या तो कार्यफलन या दहली ऊर्जा। जनरली इसका नाम कार्यफलन के तौर पे ही दिया जाता है, तो परेशान मत होना। कभी दहली ऊर्जा लिख के दे दे तो भी परेशान मत होना, भैया वो फाई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है साहब। अब देख, ये वाला फंक्शन मैंने निकाला कैसे, उस पर बात कर लूं एक बार। बिल्कुल सर, उस पर बात कर लो। तो भाई ये तेरे पास एक धातु सतह है, ये क्या है? एक तेरे पास धातु सतह है। अब यहां से कोई ऊर्जा आई E,
पूरा बंडल है एक ऊर्जा का जो आया। इलेक्ट्रॉन की जो निम्नतम ऊर्जा है बाहर जाने के लिए वो उसने ग्रहण कर ली, तो पूरी ऊर्जा में से वो ऊर्जा खत्म हो गई। जैसे ही बाहर उसने दौड़ लगाई तो दौड़ने के लिए चाहिए गतिज ऊर्जा, तो बची कुछ जो ऊर्जा है वो किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में बदल गई। दोनों को आपस में जोड़ दो, कुल ऊर्जा आ जाएगी, आएगी, पल्ले पड़ गई। सिंपल चीज है एकदम, बहुत बढ़िया। आजा अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। केवल ये सूत्र याद रख ले जिंदगी, अगर ये सूत्र याद रख डाला तो तेरी जिंदगी जिंगा लाला, है ना, कि 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से आर का मान तुम एक और लिख सकते हो चाहो तो, है ना, इसको लिख सकते हो 1/912 एंगस्ट्रॉम। ये भी एक मान होता है आर का, ये भी क्या होता है बेटा, एक मान होता है आर का। ठीक है, ध्यान रखोगे पक्का, बहुत बढ़िया। तो लाइमन श्रेणी के लिए अब यहाँ पे बस n1 का मान ध्यान रखना, n2 तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। लाइमन श्रेणी के लिए होता है 1, बामर के लिए 2, पास्चर के लिए होता है 3, ब्रैकेट के लिए 4, पी फंड के लिए 5 और हम्फ्री के लिए 6। n1 के मान याद रखो, यानी सबसे वह निम्नतम तल जहां तक इलेक्ट्रॉन उतर सकता है, राइट। अच्छा, तुमसे कभी स्पेक्ट्रल लाइनों की संख्या पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए तुमसे, अरे यार एक तो ये इसने परेशान कर रखा है मेरे को, अनेबल टू रिकॉग्नाइज, बताओ, है ना। यदि आपसे स्पेक्ट्रल रेखाओं की संख्या पूछ ली जाए बेटा, मुझे याद आ गई, हालांकि मेरा मन नहीं था पर मैं बता दूंगा। हे ऐसा हो सकता है कि बच्चों मेरा मन नहीं और तुम्हें कुछ मैं बताना नहीं चाहूँ, बताओ तुम आज तक इतना तो समझ गए होगे मेरे को। तो n2 माइनस n1 प्लस n2 माइनस n1 प्लस 1 बटे 2, ठीक है साहब। डायरेक्टली जैसे आप कोई कह दे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई n2 का मान 7 है और n1 का मान 1 है और बहुत सारे पदों के अंदर रेखाएं नीचे आई हैं, तो आप कुल स्पेक्ट्रल रेखाओं का मान निकालो। तो आपको क्या करना है, 7 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 1 बटा 2, ये आ गया मेरे पास 6 प्लस आएगा क्या, हाँ 6 प्लस 1 7 बटा 2, नहीं ये प्लस नहीं आएगा, ये n2 आएगा बीच में, सॉरी वही सोच रहा हूँ मैंने, गड़बड़ कर दी है कोई, फिर याद आया कि हाँ गड़बड़ कर ही दी है, सही कर देता हूँ इसको एक बार, कोई बात नहीं। क्या हो गया इसमें, ये आएगा बेटा n2 माइनस n1 ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा बेटा तेरे पास 7 माइनस 1 ब्रैकेट n2 में 7 माइनस 1 प्लस 1 बटा 2, ठीक है साहब। तो ये आ गया तेरे पास 6, ये आ गया तेरे पास 1 से 1 काट दे 7 बटा 2, तो 7 6 42 बटा 2 बराबर आ गया 21। वैसे तो तू नहीं निकाल सकता कि कितनी ऊर्जा आएंगी और कितनी रेखा आएंगी, लेकिन इस फॉर्मूले से निकाल सकता है। 1 मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तेरे एग्जाम के लिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते, अब आ जाती है डी ब्रोगली कल्पना। तो हुआ क्या, न्यूटन साहब हो गए, मैक्सवेल साहब हो गए और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, लड़ रहे थे कि जो द्रव्य है, जो पार्टिकल है, जो कण है, द्रव्य हमेशा आपका कैसा है भैया, कण प्रकृति का होता है। मैक्सवेल साहब कह रहे थे कि नहीं, द्रव्य भाई साहब जो है वो भी तरंग प्रकृति का भी होता है। अच्छा, तो ये बात देखी डिब्रॉय साहब ने, इसको हिंदी में डी ब्रोगली लिख देते हैं, वैसे इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिब्रॉय होता है। तो डिब्रॉय साहब जो है वो पता क्या बोले, बोले यार न्यूटन साहब, मैक्सवेल साहब तुम लड़ो मत। बोले तू कौन होता, बच्चा अभी बड़ा हुआ नहीं है हमारे सामने बोलता है। अरे बोले सुन लो मेरी बात, बड़े बुजुर्गों, कभी कभी बच्चों की बात भी सुन लेनी चाहिए। बोले चल बोल, बोले लड़ो मत, दोनों हैं। बोले बावड़ा हो गया क्या, हम तो साढ़े 10 साल हो गए लड़ते लड़ते, तू पागल हो गया एकदम। अरे बोले सुन तो सही, डोगरे हो गए, बावड़े हो गए बिल्कुल ही, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना चाह रहे हो जिंदगी में, इधर देखो। तो उसने कहा कि सर अगर मैं लैम्बडा और पी का आपस में संबंध दे दूं, तरंग दैर्ध्य का और संवेग का अगर आपस में संबंध दे दूं, तो क्या ये दोनों प्रकृति हो जाएंगी। बोले हाँ हाँ हो जाएगी, दे के बता। बोले देखो सर दे दी सर, मैंने दे दी। कैसे दे दी, कि भाई लैम्बडा बराबर h बटा पी। अब लैम्बडा बराबर h बटा पी अगर बराबर लगा दिया गया है, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य का संवेग के साथ संबंध दे दिया गया है, ठीक है साहब। अब हमें क्या याद रखना, हमें तो फॉर्मूला याद रखने हैं। तो उनकी लड़ाई से हमें क्या लेना देना, आपको लेना देना है। मर गए बेचारे लड़ते लड़ते, अब क्या करें, अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दे गए, लेकिन फॉर्मूले बहुत ज्यादा दे गए हमको, ठीक है। चल तो लैम्बडा बराबर h अपॉन mv आ गया मेरे पास। अच्छा, mv को कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है काइनेटिक ऊर्जा में, काइनेटिक बोल रहा हूं, गतिज ऊर्जा के अंदर लिखा जा सकता है। तो लैम्बडा बराबर h अपॉन √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूले याद रखो, तुम्हें नहीं समझना कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, दिमाग मत चलाना इसके अंदर, पहले कह रहा हूं।
अगर तुम दिमाग लगाने बैठ गए तो ये चैप्टर अकेला वन शॉट जब कराऊंगा तब तुम्हें दिखाऊंगा कि कितनी देर लगती है सारे चैप्टर को, सारे क्वेश्चन को करने में, सब चीज को निकालने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आवेश व विभव दिया हो तो H बराबर √2m⁴ हो जाएगा। ठीक है साहब, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए मान हो तो H बटा √2m eV, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो 150 बटा V का √ एंगस्ट्रॉम के अंदर, मतलब केवल विभव का मान रख दो, एंगस्ट्रॉम में आपकी लैम्बडा आ जाएगी। ठीक है, ये वाला सूत्र जो है ये मैंने यहाँ साफ साफ लिख रखा, भैया क्वेश्चन से समझेंगे इसको, जैसे समझ में नहीं आएगा 2πr बराबर लैम्बडा कैसे लगाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद हाइजेनबर्ग की परिकल्पना, छोटा सा फॉर्मूला है ΔX.ΔP > H/4πa, है ना। यहां से अगर मैं P का मान रख दूं तो mv आएगा। अब क्योंकि द्रव्यमान जो है वो तो बदलता नहीं है तो उसमें तो डेल्टा आएगा नहीं, उसमें तो क्या नहीं आएगा बेटा, डेल्टा आएगा नहीं उसके अंदर। तो अब अगर उसके अंदर डेल्टा नहीं आएगा तो ΔX.ΔV > H/4πm डेल्टा क्या आ जाएगी, X.V > 4πm। अच्छा, अभी जो 4πm है इसको मैं लिख सकता हूं H×2m। क्यों? क्योंकि H क्रॉस को कहा जाता है H/2π। H क्रॉस को क्या कहा जाता है, H/2π। ध्यान रखना, जो बच्चे मेन के लिए दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, एडवांस में कई बार इस जगह पे अटका देता है, H क्रॉस लिख के दे देता है। अब H क्रॉस लिख देगा तो भैया फिर क्या करें, फिर तो समझनी पड़ेंगी चीजें। अब तुम अगर ये कहोगे नहीं सर एडवांस बाद में पढ़ा देना, तो भैया बाद के अटेम्प्ट के लिए तो समय भी नहीं बचेगा एडवांस पढ़ने के लिए, एडवांस में टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। एडवांस में तो पूरा कोर्स है, क्या है एडवांस में, पूरा कोर्स है। इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ पता क्या कहता हूँ कि जो बच्चा जेईई मेन के लिए पढ़ रहा होता है, मेंस के लिए एडवांस के लिए भी अगर पढ़ रहा होता है, मेंस का भी पढ़ रहा होता है ना, तो मेंस का पढ़ते पढ़ते वो लगभग 60 से 70% ही एडवांस का तैयार करता है, क्योंकि बाकी 30% तो एक्स्ट्रा कोर्स है ना भाई, वो भी तो करना पड़ेगा इस वजह से। ठीक, H अबर प्लांक नियतांक है, संवेग में अनिश्चितता है और स्थिति में अनिश्चितता है। क्वेश्चन से समझेंगे। मैं तुम्हें देखो बार बार एक चीज कह रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में कहीं भी ये आ रहा हूँ ना सर ये तो थ्योरी है, हम क्या करें, फॉर्मूले बेटा तुमको चीट शीट मिल रही है एक तरीके से, मान लो तुम फॉर्मूले की, जिसको तुम खोदते रहते हो ना, ढूंढते हो तो यार ये नहीं मिला ये नहीं मिला, वो मिल रहे हैं तुम्हें सीधे सीधे, तो कितनी अच्छी चीज है ना। आओ क्वांटम संख्या डायरेक्टली सुन लो। ऊर्जा स्तर एवं कक्षकों का आकार बताता है 1 2 3 n के मान। ठीक है साहब, देखिए क्वांटम संख्या कक्षकों की आकृति बताता है, L का मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। यहां पर S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 मान होता है। ठीक है साहब, चलो चुंबकीय क्वांटम संख्या -L से लेकर +L तक जाती है, शून्य को शामिल करते हुए। कुल डायरेक्टली निकालना हो तो 2L+1 कर दो, आंसर आ जाएगा। यह बताता है त्रिविमीय कक्षकों का विन्यास। क्या बताता है, त्रिविमीय कक्षकों का विन्यास। इसके बाद घूर्णन क्वांटम संख्या क्या बताती है बेटा, +आधा -आधा कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो कि +हाफ और -हाफ है, जिसके कारण ही क्योंकि S के पास केवल एक उपकोष है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास 3 उपकोष है, PX PY PZ। ठीक है साहब, PX PY PZ 3 उपकोष हैं, इस वजह से मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6। D के पास 5 उपकोष हैं, DXY DYZ DZX DX² -y² और DZ²। ठीक है, इसे 10 इलेक्ट्रॉन, और F के पास है बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 उसके पास ऑर्बिटल है। ये कुछ कुछ कक्षकों की आकृतियां हैं जो आप डायरेक्टली खुद से रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आप खुद से याद रख सकते हैं, राइट है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको एक तो n+L का नियम याद रखना है। क्या कहता है n+N का नियम, कि ऊर्जा स्तर n+L कम, ऊर्जा कम। ठीक है, n+L ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा। सिमिलरली यदि n+N समान, n+L क्या आ जाए, समान, तो फिर n को देखो, कम तो ऊर्जा कम, और अगर ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। बस ये चीज याद रख लो। मैं कह रहा हूं क्वांटम नंबर का तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। क्वांटम नंबर का तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत 1% भी नहीं होगा। अगर हो जाए तो मुझे कह देना तुम कि सर देखो आपने बोला था क्वेश्चन गलत हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है साहब, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चनों के अंदर। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले 1s में जाओ, 2s में जाओ, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, उसके बाद 5f 6d और 7p। यहां आकर हमारे कुल 118 तत्व पूरे हो जाते हैं।
कितने भैया 118 तत्व यहां तक पूरे हो जाते हैं। आज के टाइम पे, रिसेंट टाइम पे मैं आपको अगर कहूं तो लगभग 126 तत्व ढूंढ लिए गए हैं। कुछ मैन मेड है, ढूंढे क्या गए मतलब मैन मेड है, प्राकृतिक तौर पर नहीं मिला है कोई अभी तक नया, ठीक है। और मिला है तो मुझे अभी उसकी जानकारी नहीं है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, हालांकि अब तक तो नहीं था, क्योंकि प्राकृतिक जो पहले मिल गए वो मिल गए। अब तो सारे मैन मेड चल रहे हैं, मानव बनाए, मानव निर्मित है, हम लोग बना रहे हैं उन्हें, ठीक है साहब। सिमिलरली आपको चीजें ध्यान रखनी है, मेन चीजें हैं। इसके बाद हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब तुम कहोगे सर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में और बता देते तो मजा ही आ जाता। ग्राफ वाले क्वेश्चन उतने ज्यादा अभी जेईई मेन में नहीं पूछे जा रहे हैं, पहली चीज, क्योंकि देखो एनालिसिस नाम की भी एक चीज होती है जो टीचर बहुत अच्छे से कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। कुछ चीजें हम लोग क्वेश्चंस की मदद से भी सीख सकते हैं, तो वहां पर आप को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। क्या ठीक है, थोड़ा हम क्वेश्चन के अंदर भी सीखेंगे, थोड़ा हम किस में सीखेंगे, क्वेश्चन के अंदर भी सीखेंगे। सही बात है क्या नहीं है, बोलो, पक्का है, श्योर है, आगे बढ़ा जाए। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो साहब क्वेश्चन आ गए हमारे पास, है ना। तो He+ आयन के लिए भू अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -x है, तो Be+3 आयन के लिए n बराबर 2 अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जूल में क्या होगी। पहले तो क्वेश्चन को देखो और ये समझो कि क्या सारे ऑप्शन x के अंदर है क्या, तो जी गुरुदेव सारे के सारे ऑप्शन x के अंदर है। किसी को ये सवाल नजर नहीं आ रहा हो, है ना, ऐसा हो नहीं सकता, वैसे तो नहीं आ रहा हो, जब PDF मिलेगी उसके अंदर देख लेना कि भाई क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, किस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए PDF को हमेशा खोल के रखा करो अपने पास। तो सॉल्यूशन अगर मैं इसका कर दूं, हल इसका कर दूं, तो किस तरीके का होगा गौर करना। अब He+ के लिए है -x जूल, तो मैंने क्या कहा था, जूल वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल तभी करेंगे जब जूल में ऊर्जा दे रखी होगी। तो भाई साहब E1 है ना, E1 आपको दे रखा है -2.18 गुणा 10⁻⁻18, ठीक है। इनटू क्या होता है याद करो, Z² तो Z कितना है हीलियम के लिए 2, यानी 2 का स्क्वायर बटे n का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, कोई खास बात नहीं, ये जूल में है। इस पूरी वैल्यू का मान जो है वो x है, -x दे रखा है, मतलब यही है ना। एक मिनट रुको, उसको -x ही लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये -x है साहब मेरे लिए, ये क्या है -x, सही है। अब देख मुझे Be+3 आयन के लिए निकालनी है n बराबर 2 के लिए, तो E2 बराबर लिखूंगा -2.18 गुणा 10⁻⁻18, इसमें कोई बदलाव है नहीं। Z का मान आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर, बटे कर दूंगा 2 का स्क्वायर, ठीक है साहब। 2 के स्क्वायर से 1 4 कट जाएगा, मुझे मालूम है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, सही है। तो क्या मेरे पास वापस से -x ही आ गया क्या, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ गया। सिंपल है एकदम, सॉर्टेड है, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल। देख -x का मान -x से मिला दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल में बढ़ा जाए, आइए। नीचे 2 कथन दिए गए भैया, 5/36 RH सेंटीमीटर इनवर्स यहां पर दिया हुआ है, 5/36 RH सेंटीमीटर इनवर्स ये आपको दिया हुआ है। 7H परमाणु के लिए बामर स्पेक्ट्रम रेखा सबसे कम ऊर्जा पर स्थित है, बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। आप जब स्पेक्ट्रल रेखाओं को निकालते हो, एक एक के लैम्बडा का मान निकालोगे ना, रख रख के, तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सबसे कम ऊर्जा वाला मामला है, ठीक है साहब। जब ब्लैक बॉडी का तापमान बढ़ता है तो वक्र तीव्रता और तरंग दैर्ध्य का अधिकतम स्थान कम तरंग दैर्ध्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो तुम एनसीईआरटी के अंदर एक ग्राफ देखना, तुम्हें एनसीईआरटी में ग्राफ नजर आएगा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जहां लिखा हुआ है ना, वहां पे कुछ इस तरीके का ग्राफ नजर आएगा तुम्हें, ये इस तरीके का, मतलब ऊपर जाके फिर नीचे हो जाती है वो, तो इसको कहते हैं तीव्रता कम हो जाना। तो भैया पहला वाला भी सत्य है, दूसरा वाला भी सत्य है, ठीक है साहब। तो कथन 1 व 2 दोनों सही है, दोनों सही है। ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है साहब। 4 इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर नीचे दिए गए हैं, ऊर्जा का सही घटने वाला क्रम है। मैंने कहा n+l निकाल ले, बस कोई माथाफोड़ी करे मत, n+l का मान निकाल ले, n+l। तो n+l देख, 4 + 2 कितना आ गया 6, 3 + 2 कितना आ गया 5, 4 + 1 कितना आ गया 5, और 3 + 1 आ गया 4। तो 6 और 4 में तो मुझे पता चल ही रहा है, मुझे तो इन दोनों में पता करना है। तो इन दोनों में n किसका कम है, इन दोनों में n इस वाले का कम है, 3। n पे बात कर लेता हूं भाई, इसका n 4 है, इस 4 की तो इसकी जरूरत ही नहीं, इसका 3 है और इसका 4 है, तो भैया इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी कम है। तो घटने वाला क्रम पूछा गया है, सबसे ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी 1 की, घटने वाला क्रम है ना, हाँ, सबसे ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी 1 की, फिर आएगी मेरे पास किसकी 4 की, फिर आएगी 3 की, फिर आएगी 2 की। तो 1 मिनट नहीं, फिर 3 की आएगी, घटता हुआ क्रम पूछा ना, हाँ, तो 1, फिर आएगा मेरे पास 3, फिर आएगा मेरे पास 4 नहीं 2, फिर आएगा मेरे पास 4, ठीक है ना। ये ऊर्जा आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के n+l का मान भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा बेटा, क्या देखना पड़ेगा, n+l का मान। तो सबसे ज्यादा किसकी है बेटा 1 की, सबसे ज्यादा किसकी है बेटा 1, उसके बाद किसकी आएगी मेरे पास इन दोनों में ज्यादा ऊर्जा, इस तीसरे वाले की, फिर किसकी आएगी बेटा 5, मान तो 5 ही है ना, ये तो सबसे एंड में ही जाएगा,
तो इसकी आएगी नंबर 2, इसके बाद आएगी नंबर 4। कौन सा ऑप्शन है इसमें दोनों में? तो एक है ही नहीं, भगाओ साले को। इसके अंदर देखा तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन मैच हो गया, मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन मैच हो गया, मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? पक्का? चलो ये देखो, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसमें एक बार मैं उलझ गया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया। ठीक है, मैं भी उलझ गया था थोड़ा सा। क्यों उलझा? ऐसे नहीं था, आता नहीं था, थोड़ी सी गलती कर दी थी छोटी सी। तो देख, ये सारे के सारे समस्थानिक हैं जी सर, ये भी सारे समस्थानिक है, यानी पहले और पांचवे का ए होना चाहिए। पहले का ए, पांचवे का ए, पहले का ए, पांचवे का ए, पांचवे का ए, पहले का ए। ठीक साहब, तो इन दोनों पे लगा दो क्रॉस, ये दोनों तो हमने देख लिए साहब। ठीक है, अब है मेरे पास देख 1 3 और ये, तो दूसरा वाला समभारिक है, यानी दूसरे का डी किसमें है? तो भैया दूसरे का डी, दूसरे का डी, दूसरे का बी, तो ये वाला क्रॉस हो गया, ये वाला भी क्रॉस हो गया। इन दोनों ऑप्शंस में से आंसर है मेरा। ठीक है साहब, मैंने इसको भी देख लिया। चलो साहब, तीसरा देखो, 76 77 32 33 कोई समानता नहीं। एक काम करता हूं, न्यूट्रॉन निकाल लेता हूं। 76 में से 32 गए तो 44, 77 में से 33 गए तो 44। तो यहां पर भाई साहब जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 44 दोनों के अंदर, यानी ये सम न्यूट्रॉनिक है। तीसरे का ऑप्शन बी किसके अंदर है? तीसरे का ऑप्शन बी, तीसरे का ऑप्शन डी, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर पहला आंसर है। तो आपको बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं कभी भी, हमेशा ढंग से चीजों को सॉल्व करो, तुमको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इसलिए क्योंकि मैं जो है कंफ्यूज हो गया था कि डी और बी में, मैं इसको न्यूट्रॉन, मैं इसको आइसो डायफर के हिसाब से देख रहा था n-p करके, जो कि गलत है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। बोलो कोई दिक्कत? फोर्थ वाला आइसो डायफर है, इसमें सी आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर पहला मेरा इसका आंसर है। बोल कोई दिक्कत? आसान सवाल एकदम। चलो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गलत सिद्धांत का कथन बताने हैं, जेई मेन 2024 का सवाल। चलो सर, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं थोड़े बहुत नीट से, WJE से, वेस्ट बंगाल JEE से, है ना, कुछ MHT से, अलग अलग तरह के सवाल लाया था। अब प्रॉपर JEE के ऊपर आ गए हैं वापस से। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गलत सिद्धांत कथन है, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। सही है। पदार्थ परिवर्तनशील, परमाणु प्रभिन्नशील, हाँ, परमाणु से बना होता है, ये भी सही बात है साहब। यौगिक तब बनते हैं जब विभिन्न तत्वों के परमाणु नियत अनुपात में संयोजित होते हैं। जी साहब बिल्कुल सही है, जी साहब बिल्कुल सही बात है। अच्छा, है ना, बी ऑप्शन पे को इसको देखेंगे अपन इसके, है ना। एक बार, एक दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं में द्रव्यमान सहित भिन्न गुण होते हैं। एक दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं में द्रव्यमान सहित भिन्न गुण होते हैं। नहीं, एक तत्व के परमाणु डाल्टन सिद्धांत के अनुसार बताना है, अपनी आज की कुछ के हिसाब से नहीं बताना है। तो डी ऑप्शन गलत है। तो जिसके अंदर डी आ रहा है वो देखो पहले तो डी इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, तो वो तो देखना ही नहीं। ठीक है साहब। रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के पुनर्व्यवस्थित होने में शामिल हैं। तुमको याद करो, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि हाँ ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी किस में आ रहा है वो देख लो, इसमें आ रहा है, तो बी और डी खत्म हो गया क्वेश्चन। सही है, पक्का? ये वाली चीज लिखी थी ना मैंने, रासायनिक अभिक्रिया परमाणु के पुनर्विन्यास होने में शामिल होती है, उसमें होता है पुनर्विन्यास। तो बी और डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, तो ये वाला आंसर है मेरा। सही है, पक्का? देख लो नोट से है कि नहीं है क्वेश्चन। इसलिए कहता हूँ तो थोड़ी थ्योरी भी पढ़ लिया करो, हर बार बस क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो, बड़े मजा कर, है ना। आ जाओ। एक काल्पनिक विद्युत चुंबकीय तरंग दिखाई गई है, जेईई मेन 2024 का सवाल है भैया वापस से आपके सामने। 1.5 पिकोमीटर इसकी दूरी दी गई है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसे λ/4 कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे λ/4 कहते हैं। तो λ/4 अगर मेरे पास है 1.5 तो मेरे पास लैम्बडा का मान हो गया 6 पिकोमीटर, यानी कि 6 × 10⁻12 मीटर। ठीक है साहब। आवृत्ति तुमसे पूछी जा रही है वाला को, तो आवृत्ति के लिए मैं लिखता हूँ c/λ, है ना। तो 3 × 10⁸ बटा 6 × 10⁻12, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 1/2 0.5, ये ऊपर जाएगा 10⁻20, तो 5 × 10⁻19, 5 × 10⁻19। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बेटा? x का मान 5 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, जेईई मेन 2024 आसान है, कर रखे हैं वैसे तो, पहले हमने एक बार और कर लेते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या a है तो तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताओ। क्या बताओ? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताओ। तो यहां पर लगता है बेटा 2πr बराबर लैम्बडा n लैम्बडा। ठीक है साहब। तो 2 × पाई, है ना, और इसको लिख लो a0, ये a0 लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। a0 तीसरी कक्षा में पूछा जा रहा है, मतलब 3 लैम्बडा। तो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं n लैम्बडा है ना। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपसे पूछी गई है, तो 2π लैम्बडा। इधर भेज दो इसको यार, ये तो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा ऑप्शन।
रुको देखने दो एक बार, सरकमफेरेंस है ना ये तो एन लेमड़ा। प्रथम कक्षा परमाणु कक्षा की त्रिज्या ए नॉट है तो तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। ओके सही है यार, ये 3 से गुणा होगा इधर जब जाके काम होगा, ऑप्शन ये आएगा इसका। आओ देखो एन आ गया, फॉर्मूला तो ये लगेगा इसके अंदर। प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, r1 बराबर ए नॉट दे रखी है साहब। तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या निकालो पहले तो, सॉरी भूल गया मैं, गड़बड़ कर दिया है ना। तीसरे कक्षा की त्रिज्या निकालो, तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या कितनी आ जाएगी मेरे पास, देखो 0.529 को कहते हैं अपन ए नॉट, ठीक है साहब। तो मेरे पास आ गया ए नॉट इंटू एन स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड लिखने की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है बेटा। मेरे पास कितनी आ गई R3 9 ए नॉट आ गई बेटा, कितनी आ गई 9 ए नॉट। अब लगा दे 2 पाई r इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, 2 पाई r इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो 2 पाई r का मान कितना है 9 ए नॉट, n का मान कितना है 3 लैम्बडा। तो 3 से ये कटेगा बेटा 3 बार, मेरे पास कितना आ गया 6 पाई ए नॉट बराबर लैम्बडा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। मैंने कहा डायरेक्टली ये वाला रख दिया था बेटा, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ है। इस तरह की गलती आपको भी नहीं करनी है कभी एग्जाम में, ध्यान आ गई पक्का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा आंसर, लैम्बडा बराबर 6 पाई लैम्बडा नॉट। तो मैंने कहा था ना क्वेश्चन से समझेंगे, तो ये क्वेश्चन ये है बेटा, जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, सही है ना, आसान है ना। चलो अगला सवाल, 1 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड से घूमते हुए प्रोटॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में गणना करो। प्रोटॉन की सन्हति यानी द्रव्यमान दिया हुआ और एच दिया हुआ है, एच दिया है, द्रव्यमान दिया है और वेलोसिटी दी है। तो लगा दो भैया लैम्बडा बराबर अच्छा सुन, चलो क्या निकालना है, लैम्बडा निकालना है और एच अपॉन एम बी वाला फॉर्मूला है, एच अपॉन एम बी वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, एच अपॉन एम बी। तो लैम्बडा कितना है तेरा वो तो निकालना ही है, एच कितना है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 बटे द्रव्यमान कितना है 1.67, 1.67 को तो लिख सकता है 10/6, 10/6 लिख सकते हो 1.67 को तुम तो 10 ऊपर इंटू 6 कर दे, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 इंटू वेग कितना दे रहा है 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब देख ये सब तो 10 की घात हो गई, नीचे तो सारी की सारी, ऊपर वाले में गुणा कर ले बस। नैनोमीटर में निकालना है, पहले मीटर में निकल रहा है, ध्यान रखना ये पूरा माना भी मीटर में, जैसे गुणा कर ले 6 18 1 36 37 3 36 36 और 3 39, ठीक है 39.78 गुणा 10⁻⁻34 गुणा ये हो गई 10⁻4 और -27, 4 -27 माइनस का 23 ऊपर गया प्लस का 23, तो 10⁻23 है ना। लैम्बडा बराबर मेरे पास आ रहा है 39.78 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। नैनोमीटर में बदलना मतलब -9 चाहिए 10 की घात, कितनी चाहिए -9। तो ये मेरे पास आ जाएगा लैम्बडा बराबर 0.3978 गुणा 10⁻⁻9 मीटर, जिसको मैं लगभग 0.40 नैनोमीटर लिख सकता हूँ बेटा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा, सही है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, लगभग आंसर आपको दिख जाएगा तो आपका आंसर है, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसके मैच नहीं हो रहा, केवल एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। Cl2 में ClCl आबंधों को 1 मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इतनी है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन आबंध तोड़ने की क्षमता वाले रखने वाले इसके तरंग की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य क्या है। ऊर्जा दे रखी है, ई दे रखी है तुम्हें किलो जूल प्रति मोल के अंदर, ठीक है ना। ई बराबर आप क्या लगाओगे इसमें, तरंग दैर्ध्य पूछी जा रही है तुमसे, यानी कि लैम्बडा लगाना पड़ेगा, तो HC अपॉन लैम्बडा लगाना पड़ेगा, एक आबंध तोड़ना है केवल, HC अपॉन लैम्बडा लगा दो। ई कितना है 242 गुणा 10⁻³ जूल प्रति मोल। H कितना है, H कितना है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 इंटू टी कितना है 3 गुणा 10⁸ बटे लैम्बडा तुम्हें निकालना है, लैम्बडा तुम्हें निकालना है। तो तुम इसको सॉल्व करना, हमारे लैम्बडा का मान 494 नैनोमीटर आएगा, ठीक है साहब, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर है ये 494 नैनोमीटर, ठीक है। अगला सवाल, He+ की आयरन ऊर्जा, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, मैंने पहले कम से कम 2-3 बार कराया हुआ है ये सवाल, है ना, ये होमवर्क है, आंसर नहीं बताऊंगा, बता दूंगे आंसर, अब बोलते आंसर बता दूं, है आंसर प्लस में आएगा इसका, एक मिनट, प्रथम स्थिर अवस्था है ना, माइनस में आएगा।
थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। कैसे करोगे वो तुम्हारा काम, ये तुमको करना पड़ेगा क्वेश्चन भैया, है ना। क्या करेंगे, बालक बालिकाएं करेंगे, लिख देता हूं, बालक एवं बालिकाएं करेंगे, ये तुम्हारा काम है। तुम कैसे करोगे मुझे नहीं पता, नहीं आएगा तो ऐप के ऊपर डाउट डाल देंगे कि सर हमें नहीं आया, हमें बताओ आप, ठीक है। चलो, एक गैस 355 नैनोमीटर के फोटोन को अवशोषित करके दो तरंग दैर्ध्यों पर उत्सर्जित होती है। यदि एक उत्सर्जन 680 नैनोमीटर पर है तो दूसरा निम्न में से किस पे होगा, 743 नैनोमीटर पे होगा। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है सर, ये क्या कर रहे हो आप, डायरेक्ट आंसर बता रहे हो। तो भैया इसमें फॉर्मूला लगा 1/λ बराबर 1/λ1 प्लस 1/λ2, क्योंकि दोनों के लिए HC का मान तो समान रहेगा भाई। तुम लिखोगे E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि दो तरंग दैर्ध्य में टूट गया ना, तो दो ऊर्जाएं हो गई उसकी। अगर दो ऊर्जाएं होंगी तो एक तरफ लिखोगे HC/λ बराबर HC/λ1 प्लस HC/λ2 लिखोगे। इधर से तो HC ऐसे कैसे, इधर से HC कॉमन निकालते कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होते मेरे पास क्या बचेगा बेटा जी, 1/λ कितना है, 1/355 बराबर 1/680 प्लस 1/λ2 मुझे निकालना है, पूरे को सॉल्व करना। λ2 तुम्हारा लगभग 743 नैनोमीटर के आसपास आएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है सर। बस ऐसी केमिस्ट्री हो जाए हमारी, मजा आ जाए सर, बस ऐसी केमिस्ट्री हो जाए सर, हमारे तो वारे न्यारे हो जाए सर। सही बात है कि नहीं है, बोलो, है एकदम परफेक्ट बात है कि नहीं है। बिल्कुल सर, अगर ऐसी केमिस्ट्री हमें मिल जाए तो फिर तो सर कहने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बात ही नहीं है, इतने मजा आ जाए हमको तो। सही है, आगे बढ़े, अगला सवाल। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रृंखला में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है, He+ की बामर श्रृंखला की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य है, बताओ, जवाब बताओ इसका। तो याद रख लेना, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रृंखला में सबसे छोटी लैम्ब्डा है, तो उसको बदलने पे अपने पास आती है कितना, 36/5 लैम्ब्डा। ये डायरेक्ट याद रख लो, कितनी आती है बेटा, 5/36 R आता है वैसे तो, R में लिखा था ना, देखो याद कराऊं, ध्यान दिलाऊं तुम्हें, एक क्वेश्चन के अंदर सेम चीज है। अभी तुमको याद आ जाएगी, देखो अभी तुम्हें 1 मिनट में याद आएगी, 1 मिनट में, दूसरा मिनट नहीं लगेगा भाई साहब। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 5/36 R लिखा हुआ है ना, इसका उल्टा कर दो। बामर स्पेक्ट्रल श्रृंखला की सबसे कम ऊर्जा पर स्थित है, सही है, इसका जस्ट उल्टा कर दो। जैसे इसका उल्टा करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा, कहां मर गया, ये रहा 36/5 लैम्ब्डा इसका आंसर। डायरेक्ट चीजें जब याद होती है ना तो आपको क्वेश्चन करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, आपको परेशानी नहीं होती है। समझ में आ गई क्या, पक्का। अच्छा, दिए गए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की आयनिक त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम है। ध्यान रखो, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या भी बढ़ेगी। देख लो ऋणावेश कहां बढ़ रहा है, प्लस बीच में माइनस आ गया कैंसिल, माइनस पहले आ गया कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस प्लस माइनस -2, सही है, चौथा नंबर का ऑप्शन क्लियर है। चलो, इलेक्ट्रॉनों को जो क्वांटम संख्या n तथा l द्वारा पहचाने जाते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखा जा सकता है। सेम क्वेश्चन अभी एक और कराया था ना, इससे पहले सेम तरीके का सवाल कराया था, नहीं कराया था, 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या है तो 4p, पहला तो है 4p, n+l निकालो तुम, तो सब बाहर में आन दो, कोई मतलब नहीं। a के लिए n+l का मान, n+l का मान पहले वाले के लिए हो गया भैया 5, इधर n का मान भी लिखेंगे, b के लिए हो गया 4, टेंशन ही नहीं है, c के लिए हो गया फिर से 5, तो यहाँ n का मान 3 है, यहाँ n का मान 4 है, d के लिए तुम्हारे पास ये हो गया 4, ठीक। सबसे कम ऊर्जा से सबसे अधिक ऊर्जा पे जाना है तुम्हें। सबसे कम ऊर्जा किसकी है, डी की। सबसे कम ऊर्जा किसकी है बेटा, डी की। उसके बाद किसकी आ जाएगी, एक मिनट, दो जगह पे 4 है क्या अपने पास, हाँ 2 जगह पे 4 है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये सबसे कम ऊर्जा डी, उसके बाद आ जाएगा बेटा बी, बी के बाद आ जाएगा बेटा सी, और सी के बाद कौन आ जाएगा, ए। तो डी बी सी है, ढूंढ लो कहाँ है, ए नहीं, सी नहीं, बी डी, ये रहा डी बी सी है, ठीक है। 2016 का सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीचे तो कथन दिए गए हैं, ये 25 का सवाल है बेटा, 2025 का सवाल है जो अभी रिसेंट में आया, वो वाला क्वेश्चन है कि किसी कण की रैखिक संवेग और स्थिति दोनों को एक साथ मनमाने सटीकता के साथ निर्दिष्ट करना असंभव है। एकदम सही बात, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखवाया था मैंने, अभी पढ़ाया था, सत्य है, ठीक है साहब, बिल्कुल नहीं पता कर सकते। अच्छा, रैखिक संवेग होता है, कोणीय होता है, तो रैखिक ही होता है, P बराबर mv रैखिक संवेग होता है, mvr कोणीय संवेग होता है, ठीक है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति के मापन में अनिश्चितता और संवेग के मापन में अनिश्चितता समान है, तो वेग के मापन में अनिश्चितता √h/π/1/2m होगी। क्या ये बात सही लगती है क्या तुम्हें, फटाफट बताओ।
फटाफट बताओ, पहला वाला मैंने बता दिया, दूसरा वाला तुम्हारी बारी है ना, कमेंट में मुझे बताना क्या आएगा। ठीक है साहब। तो स्थिति में मापन निश्चित और दशमलव मापन अगर दोनों समान आ जाए तो क्या ये हो सकता है वेग में मापन की अनिश्चितता में, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, आप तो खेल गए सर। एक मैंने बता दिया इसमें से, दूसरा तुम्हारा काम है। अब मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, कथन एक गलत वाला एलिमिनेट कर दिया और दोनों गलत वाला एलिमिनेट कर दिया। बी और सी में से इसका आंसर है, सॉरी ए कथन एक गलत है, दोनों गलत हैं। हाँ, ए और सी मैंने एलिमिनेट कर दिया, बी और डी में से इसका आंसर है। ये तुम्हारा काम भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, अकेले अकेले करने पे काम नहीं चलेगा, ढंग से करना पड़ेगा भैया। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, तुम बच्चे अच्छे हो, कर सकते हो। नहीं आए आ जाएगा तो मुझे बताना अगली क्लास के अंदर जब लाइव आऊंगा। ठीक है, पता है ना तुम्हें ये वाली क्लास अपन जो है एकदम मस्त चल रही है, अपनी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगली लाइव के अंदर बताना, नहीं तो अभी कमेंट करके बताना मुझे सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलो आओ। ये बेटा अभी हिंदी में मिला नहीं इसलिए इंग्लिश में है, मैं बता देता हूं। फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विद लोएस्ट एनर्जी, है ना, H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षक, निम्नतम ऊर्जा वाला या वाले कुछ भी, है ना, कक्षक आपको बताने हैं यहाँ पे, ये आपको बताने हैं साहब। ठीक है, चलो तो कौन कौन से हो सकते हैं सबसे निम्नतम वाले? तो देख, जिनमें 4 है ना वो तो नहीं हो सकते, वो निम्नतम वाले नहीं है, वो तो फिर आगे चले गए। लेकिन डी से ज्यादा हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको भी देखना पड़ेगा एक बार, है ना, कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर 2s, 2p, अब 2p के अंदर पहले 2p z में, फिर 2px, फिर 2py में, ऐसे जाता है इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जो है आपके पास देखने को मिलता है 3 में, तो 3s एज इट इज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3pz, 3px और 3py, है ना। फिर आपके पास आता है 4s में आता है इलेक्ट्रॉन, फिर किसमें आता है 4s में, 4s के बाद 3d में जाता है। तो 4s के बाद अगर 3d में जाता है तो 3z स्क्वायर में पहले जाता है, इसमें आता है 3z स्क्वायर में। अब फटाफट पता लगा ले देख, तो ये ऐसा मान ले कि क्रम ऐसे बढ़ रहा है ऊर्जा का। तो निम्नतम ऊर्जा वाला या ऊर्जा वाले कक्षक आपको चाहिए, सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक। तो सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक जो है वो मेरे पास, अगर मैं गौर से देखूं तो 4s कहाँ आ रहा है, ये रहा, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए तो 4s बहुत दूर हो गया, तो मतलब ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपने पास आएगा 3px, तो px से थोड़ा सा पहले है, ये रहा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो सब उसके भी बाद में जाएगा z स्क्वायर वाले के में भी, हटाओ। फिर है dz स्क्वायर, ये भी आगे है। फिर है मेरे पास 4px, तो वो तो और भी आगे है। तो निम्नतम ऊर्जा वाला कक्षक मेरे पास केवल और केवल कौन सा है बेटा, बी। केवल कौन सा है यहाँ पर, बी है मेरे पास। 3px नजर आ रहा है, सबसे कम ऊर्जा केवल इसकी है, तो बी ऑप्शन, बी होगी। सिंपल, दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चन असल में यहाँ का नहीं है, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से अगर देखोगे ना तो तुमको ये सारी चीजें निम्नतम ऊर्जा ऊर्जा सब कहाँ पता चलती हैं, रासायनिक आपन में पता चलती है, अति व्यापन कराते हैं, क्योंकि वहीं जाके पता चलता है एक्स पी वाई जेड कैसे पता चलेंगे। तो एक बहुत प्यारा सवाल है ये। ठीक है, सही है, चलो आगे देखें। दो स्टेटमेंट है, फिर से वही कहूंगा भैया, हिंदी में नहीं मिला इसलिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा बेयर कर लो। फॉर अ गिवन शेल टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज n स्क्वायर। किसी दिए गए कक्ष के लिए, है ना, कुल कक्षकों की संख्या या उपकोषों की संख्या जो है वो n स्क्वायर होती है। तो बिल्कुल n स्क्वायर होती है साहब, बिल्कुल क्या होती है, n स्क्वायर। कि किसी दिए गए कक्षक के लिए, उसके अंदर जो कक्ष के लिए, कोष के लिए, है ना, मैंने अगर यहाँ कक्ष नहीं लिख के मैं कोष लिखूं तो शायद तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। कि दिए गए किसी भी कोष के लिए, यानी KLMNE के लिए, उनके जो कक्षक यानी उपकोष होते हैं, px, py, pz, इन तरीके जो कक्षक होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है बेटा, n स्क्वायर होती है। उसके अंदर कितने कक्षक आएंगे, है ना। जैसे भाई मैं 2 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर कर लो 4, तो उसमें एक तो ऐसा आएगा और 3 p आएंगे, तो 4 कक्षक हो गए। मैं तीसरे की बात करूं तो उसके अंदर एक ऐसा आना चाहिए, 3 p आने चाहिए और 5 d तो 9 आने चाहिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। इस तरीके से बिल्कुल सही है साहब। किसी भी उपकोष के लिए, है ना, किसी भी उपकोष के लिए त्रिविम अभिविन्यास -l से +l इंक्लूडिंग 0, बिल्कुल सही बात है। क्वांटम संख्याओं में मैंने जहां स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ाई में लिखवाया था, ये बिल्कुल सही है। तो बेटा ये वाला कथन भी मेरा सत्य है और ये वाला कथन भी मेरा सत्य है। इसका मतलब दोनों सत्य कहां है भैया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दोनों के दोनों सत्य हैं बेटा। ठीक है, अब देखो तुम इतने बुरे नहीं हो अंग्रेजी में कि तुम्हें ये समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ये कमेंट में मत लिखना है सर हिंदी में लिखो, इसको हिंदी में लिखो, मत लिखना। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, हाँ तुम प्रूव करना चाहते हो, तुम गधे हो तो लिख देना।
ठीक है साहब। आइए, तो ये हमने कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए, सारी चीजें हमने समझ ली, 2025 तक के सवाल हमने कर लिए। डीएसए आपको ऐप पर मिलेगी, लेक्चर आपको ऐप पर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, आपको जरूर से जाकर देखना है, करना है, और इस बार मिशन जेई पूरा का पूरा करना है। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।